So what are the principles of targeted therapy? Why we need of targeted therapy? Since 15 years से टारगेट थेरेपी इंट्रोड्यूस हुआ है, बट कीमोथेरेपी जो हम पहले से यूज़ कर रहे थे, that depends on the drugs that lack sensitivity for the tumor cells and primarily consist of cytotoxic agents, जो हमारा नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स था, इन सब का ये कीमोथेरेपी का ड्रॉबैक है. दैट्स वाई वी आर नीड ऑफ अनदर ड्रग्स which directly focus on the tumor cells and या फिर प्रोटीन जनरेटेड बाय ट्यूमर सेल्स उन पे काम करे, सो दैट पेशेंट को साइटोटॉक्सिसिटी कम हो. तो सबसे पहले जो फर्स्ट फोकस बायोलॉजिकल प्रोसेस और स्पेसिफिक टारगेट स्पेसिफिक ट्यूमर सेल ग्रोथ के लिए बनाया गया था, दैट इज़ फॉर CML. तो उसमें इमैटिनिब को यूज़ किया था हम लोगों ने. तो ये फर्स्ट टारगेटेड थेरेपी था. तो टारगेटेड थेरेपी आजकल एडजुवेंट सेटिंग में भी मेटास्टेटिक सेटिंग में दोनों में यूज़ कर सकते हैं, एंड दीज आर असेंशियल फॉर द सर्वाइवल. तो ये काम किन पे करता है? ये उन प्रोटीन्स पे काम करता है दैट प्रोटीन्स असेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ट्यूमर सेल्स. ठीक है. तो जैसे जैसे हमें कैंसर का बायोलॉजी और नॉलेज बढ़ा, वैसे वैसे हमने आइडेंटिफाई किया कि दिस सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोटीन और सर्टेन अमाउंट ऑफ जीन इज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ ट्यूमर सेल्स. तो हमने डायरेक्ट उन प्रोटीन्स और उन जीन्स को या फिर उन एंजाइम्स को टारगेट किया जिससे हम ट्यूमर सेल का सर्वाइवल रोक पाए. तो टारगेटिंग दीज प्रोटीन्स एंड पाथवेज इज द मेन स्टेट ऑफ द टारगेटेड मॉलिक्यूलर थेरेपी. तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है. तो ड्रगेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूलर टारगेट ये बने कैसे? ड्रगेबिलिटी मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ डेवलपिंग सक्सेसफुल टारगेटेड ट्रीटमेंट इज द वैलिडेशन ऑफ द टारगेट इन द एक्सपेरिमेंट सिस्टम. हमको ये पता होना चाहिए कि सर्टेन ये प्रोटीन को अगर हम इनिबिट कर देंगे या ये एंजाइम को हम इनिबिट कर देंगे तो हमारा ट्यूमर सेल मर जाएगा. Thereafter, druggability of the target needs to be determined and उस टारगेट के तक पहुंचने की ड्रग कौन सी है और वो ड्रग हम कैसे वहाँ तक पहुंचाएंगे, तो ये ड्रगेबिलिटी होती है. ठीक है. टारगेटिंग अ सिंगल प्रोटीन में बी लिमिटिंग इट्स एफिकेसी अनलेस देयर इज ए ऑन्कोजेनिक एडिक्शन. तो ये ऑन्कोजेनिक एडिक्शन होता है कि पर्टिकुलर उस प्रोटीन या उस एंजाइम के बिना ट्यूमर सेल्स नहीं रह पाता. अगर हम उस प्रोटीन को टारगेट करेंगे तो हमारा कैंसर मर जाएगा. तो दिस ऑन्कोजीन एडिक्शन इज द वन ऑफ द कंसेप्ट. This refers to the complete dependence of tumor cell on a particular protein for its survival and the proliferation. So when we are inhibiting that target, जैसे कि BCL-ABL प्रोटीन हम इमैटिनिब से इनहिबिट करेंगे, तो इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ ऑन्कोजीन एडिक्शन सिंस इट्स डेवलपमेंट एंड देयर हैव फ्यू सिमिलर इफेक्टिव ड्रग्स. तो ऑन्कोजीन एडिक्शन ऑल्सो एक्सप्लेन वाई ट्यूमर कंटिन्यूज टू बेनिफिट फ्रॉम द सस्टेन्ड इनहिबिशन ऑफ द पाथवे दैट इज डिपेंडेंट ऑन डिस्पाइट ऑफ क्लिनिकल प्रोग्रेशन. जैसे कि हम ट्रांसटुजुमैब दे रहे हैं, HER2 पॉजिटिव पेशेंट को ट्रांसटुजुमैब तब भी देते रहते हैं जब तक उसका डिसीज प्रोग्रेसिव हो रही है, तब भी देते रहते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं तो उस पाथवे को इनहिबिट कर रही है. सो देयरफॉर इट इज़ अ वेरी टारगेटेड थेरेपी इज़ वेरी वाइटल स्ट्रक्चर एंड साइटोस्टैटिक नेचर का होता है. तब वो डिफ्रेंशिएशन को रोकता है, प्रोलॉन्ग ग्रोथ सप्रेस करता है ऑफ द ट्यूमर सेल्स. तो कभी कभी ये सिंगल एजेंट की तरह भी काम करता है, तो कभी कभी ये सिंगल एजेंट के भी तरह काम करता है. आवाज आ रही है? हाँ रे. ठीक है. इसके बाद सिंपली वे पुट द कैंसर नेचर. या तो देखो प्रोटीन पे काम करेगा या तो सेल को मार ही देगा. स्टैटिक मतलब उसको बढ़ने नहीं देगा, होल्ड करके रखेगा उसी पोजीशन पे. तो या तो उसका डिफरेंशिएशन रोक देगा या फिर प्रोलॉन्ग ग्रोथ सप्रेसर्स जो है उसको सप्रेस करके रखेगा. तो ये साइटोस्टैटिक नहीं है, किल भी करता है, किल भी करता है और साइटोटॉक्सिक भी होता है. हेलो, ऐसा है तो पढ़ाओ. सॉरी. ठीक है, मैं ले लेती हूँ थोड़ी देर से.
पढ़ाई चल रही है थोड़ी। ओके। फिर कैंसर रिजल्ट्स एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ ऑन्कोजीन प्रोटीन एक्टिवेशन और लॉस ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन। या तो हम जो ऑन्कोप्रोटीन को एक्टिवेट कर रहे हैं या फिर हम ऐसा टारगेट बनाएं उसको डीएक्टिवेट कर दें, या फिर लॉस ऑफ ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन्स हुआ है तो उस ट्यूमर सप्रेसर के प्रोटीन्स को हम सप्लीमेंट कर दें। पर अभी तक ऐसे ड्रग्स जो हैं वो नहीं बन पाए हैं कि हम P53 का फंक्शन लॉस हो गया है तो उसके फंक्शंस को एक्टिवेट करने के लिए ड्रग्स ले आए। इट इज़ अ टेक्निकल चैलेंज, फ्यूचर में हो सकता है आ जाए। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर टारगेटेड थेरेपीज जो अभी तक बनी हुई हैं। तो इसमें एजेंट है, हमको ये बनाना है, एजेंट है, पोटेंशियल टारगेट है, और उसमें वो कैसे आगे काम करेंगे। तो एंटीसेंस ओलिगोन्यूक्लियोटाइड करके एक एजेंट है। एंटीसेंस ओलिगोन्यूक्लियोटाइड लग रहा है कि ये डीएनए आरएनए से रिलेटेड है, तो ये डीएनए आरएनए और प्रोटीन्स पे काम करेगा। पर अभी तक इसके इसको लेके कोई टारगेट प्रॉपर बन नहीं पाया है, ये अभी प्रॉमिसिंग रिजल्ट नहीं दिया है। फिर है siRNA जो आरएनए पे काम करेगा, इसके अभी क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं। फिर जीन थेरेपी नियोप्लास्टिक सेल इम्यून मेडिएटर सेल्स पे काम करेगी, जैसे कि ऑन्कोलाइटिक वायरसेस हमने यूज़ किए हैं मैलिग्नेंट ग्लायोमा में, तो इट इज़ ए ऑल्सो टाइप ऑफ टारगेटेड थेरेपी। फिर मैंने बात किया कि कुछ एंजाइम्स को हम रोक दें, तो राइबोजाइम्स एंड डीएनएजाइम्स जो आरएनए और डीएनए ऑफ द ट्यूमर सेल्स पे काम करेंगे। तो एंजियोजाइम एक एंजाइम है जिसपे ये चल रहा है, पर अभी तक ऑन गोइंग ट्रायल्स है। फिर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज एक्ट ऑन ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर, सेल सरफेस एंटीजन, इन सब पे काम करता है, जैसे कि ट्रांसटुजुमैब फॉर ब्रेस्ट कैंसर, cetuximab फॉर कोलोरेक्टल कैंसर। फिर मॉडिफाइड पेप्टाइड्स और बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स, दीज एक्ट ऑन अ सर्कुलेटिंग प्रोटीन, सेल सरफेस एंटीजन और इंट्रासेलुलर, ये पेप्टाइड्स हैं या फिर उनके मॉडिफायर्स हैं, तो ये प्रोटीन्स पे काम करेंगे। सर्कुलेटिंग प्रोटीन, सेल सरफेस, इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर प्रोटीन, तो इसका एग्जाम्पल है सोमेटोस्टेटिन एनालॉग, या फिर एक डायन्यूलुकिन डिटॉक्सिकैन है, ये मैंने याद नहीं किया है बिकॉज ये बहुत डिफिकल्ट था। फिर स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो पूरे काइनेजेस हैं, टीकेआईज हैं, ये सब स्मॉल मॉलिक्यूल्स में आते हैं, तो ये सब पे काम करते हैं। ऊपर से नीचे तक हमने जितने भी टारगेट्स पढ़े हैं, ऑल ऑफ द अबव टारगेट्स पे ये एक्ट करते हैं, और इनमें काइनेज इनहिबिटर्स, प्रोटियोसोम इनहिबिटर्स, मैट्रिक्स प्रोटीनेज, मेटलोप्रोटीनेज इनहिबिटर्स, हीट शॉक प्रोटीन इनहिबिटर्स और इनहिबिटिंग टारगेटिंग एपोप्टोसिस, तो ये सब डिफरेंट टाइप्स के टारगेटेड थेरेपीज़ हैं जो अभी होती है। तो मेन कॉन्सेप्ट क्या है, ड्रगेबिलिटी, हम कैसे वो ड्रग बनाएं जो पर्टिकुलर प्रोटीन को टारगेट करे। उसके बाद ऑन्कोजीन एडिक्शन, वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जो सेल का एक प्रोटीन है उसी के बल पे वो जिंदा रहता है, उस प्रोटीन को अगर हम डिस्ट्रॉय कर दें टारगेटेड प्रोटीन से तो हम सेल को बढ़ने से रोक सकते हैं। तो ये ऑन्कोजेनिक एडिक्शन इज़ वन ऑफ द कंसेप्ट। एंड दूसरा कॉन्सेप्ट है जो हमने देखा कि P53 और रेटिनोब्लास्टोमा का तो हम लॉस ऑफ सप्रेशन जो हुआ था उसको वापस नहीं ला सकते, पर जैसे कि एक अपना ब्रैका जीन म्यूटेशन है, वो पार्प इनहिबिटर के साथ सिंथेटिक लिथैलिटी पे काम करता है। तो दिस इज ऑल्सो ए कॉन्सेप्ट, सिंथेटिक लिथैलिटी, जिसने हमको हेल्प किया टारगेटेड थेरेपी बनाने में। तो अभी क्या क्या प्रोटीन्स है जिनके अगेंस्ट हमारे पास सक्सेसफुल टारगेटिंग एंटीबॉडीज़ हैं, दैट इज़ BCR, ABL, AMEL, ELK4, EGFR, those are overexpressed or amplified, example HER2 are the critical for the survival of malignant cells। तो हमने इनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ या फिर ये बोलो टारगेटेड थेरेपीज़ बनाई हैं जो इनको ग्रो नहीं करते। अब काइनेसिस का काम कैसे चलता है, काइनेसिस आर वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर द पाथवे ऑफ द सेल ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, माइग्रेशन, प्रोलिफरेशन, सर्वाइवल, इन सब में काइनेसिस का हेल्प है। अब काइनेजेस जो होते हैं वो उनका पूरा प्रोसेस फॉस्फोराइलेशन से चलता है। फॉस्फोराइलेशन इज सेंट्रल प्रोसेस फॉर पाथवे एक्टिवेशन। बोथ काइनेजेस एंड फॉस्फेटेजेस remove and add phosphate molecule respectively
एंड टू की फंक्शनल प्रोटीन। ये सब जो फॉस्फेट ऐड होना और हटना, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है फंक्शनल प्रोटीन्स का पाथवे पे। तो काइनेज क्या करता है, इनके ट्रांसड्यूसर्स को जो म्यूटेशन हुआ होता है तो उसको इनहिबिट करता है, देयरफॉर इट एक्ट एज ए सिग्नल ट्रांसड्यूसर। और जब वो म्यूटेट हो जाता है तो बिकम अट्रैक्टिव टारगेट फॉर इनहिबिशन ऑफ द ट्यूमर सेल। इसलिए काइनेजेस पे स्मॉल मॉलिक्यूल्स पे बना हुआ है। अब यूजफुलनेस ऑफ टारगेटेड ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ फैक्टर्स। क्या क्या है, हम जो टारगेट दे रहे हैं उसका डिलीवरी बहुत अच्छी होनी चाहिए। हम जो टारगेट दे रहे हैं उसका बाइंडिंग टू द ट्यूमर सेल बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ट्यूमर तक वो कैसे पहुंचेगा, वो ट्यूमर को कैसे बाइंड करेगा, एडिक्वेट बाइंडिंग, एडिक्वेट डिलीवरी एंड द प्रेजेंस ऑफ एजेंट विद इन द ट्यूमर सेल। मतलब वो एजेंट ट्यूमर के अंदर अगर मान लो आधे घंटे के लिए जाना है तो आधे घंटे तक जाएगा, और वहाँ पे अगर उसी टाइम तक वो एंजाइम को डिस्ट्रॉय कर देगा तो वो आधे घंटे तक उस सेल के अंदर रह रहा है कि नहीं रह रहा है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रेजेंस ऑफ एजेंट विद इन द ट्यूमर सेल फॉर सफिशिएंट टाइम टू प्रोड्यूस मीनिंगफुल इफेक्ट। तो डिलीवरी, बाइंडिंग, टाइम इन विच दे आर लिविंग इन द सेल, और अनएंटिसिपेटेड टॉक्सिसिटीज नहीं होने चाहिए नॉर्मल टिश्यूज में। वो जाके सिर्फ ट्यूमर सेल पे जाके चिपके और ट्यूमर सेल को ही मारे, ऐसा नहीं है कि नॉर्मल टिश्यूज को मार दे। तो उससे बोथ एक्यूट एंड क्रोनिक टॉक्सिसिटीज नहीं होनी चाहिए। डिसएडवांटेज क्या है इन एंटीबॉडीज़ का, अगर हमने इनको बहुत बड़े साइज का बना दिया या फिर उसका बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है तो हमें उसको एब्जॉर्प्शन में बहुत डिफ़िकल्टी आएगी। तो ये स्मॉल साइज का और अनकॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स होना चाहिए, और अल्टरनेट बाइंडिंग ब्लड और नॉर्मल टिश्यू से नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो उसकी एफिकेसी कम हो जाएगी। अब टारगेट के वैलिडेशन ऑफ द टारगेट इंक्लूड्स नंबर ऑफ इम्पॉर्टेंट। तो कब हम कहेंगे कि ये टारगेट थेरेपी को हम अपने क्लिनिकल ट्रायल्स फेज़ 1 फेज़ 2 को क्रॉस करके हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में ला सकते हैं। वो तब ला सकते हैं कि पर्टिकुलर जीन एंड इट्स टारगेट प्रोटीन सिलेक्टिवली सिर्फ ट्यूमर टिश्यू पे ही होना चाहिए, नॉर्मल टिश्यू पे नहीं होना चाहिए। और जिसको हम टारगेट कर रहे हैं वो प्रोटीन इतना असेंशियल होना चाहिए कि उसके बल पे ही वो ट्यूमर जिंदा है। दैट इज सर्वाइवल, प्रोलिफरेशन एंड मैलिग्नेंट बिहेवियर ऑफ ट्यूमर सेल के लिए वो प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनिबिशन ऑफ प्रोटीन शुड लीड टू द ग्रोथ अरेस्ट। जैसे ही हमने उस प्रोटीन को इनिबिट किया उससे ग्रोथ अरेस्ट हो गया, मैलिग्नेंट सेल मर गया एंड डिजायर्ड क्लिनिकल इफेक्ट आ गया हमारा। तभी हम वो प्रोटीन, वो ही टारगेट को हम करेंगे। दैट प्रोटीन नॉर्मल टिश्यूज पे नहीं। नॉर्मल टिश्यू कौन से, बोन मैरो, प्रोजेनेटर्स, इंटरसेलुलर एपिथेलियम, किडनी, हार्ट, इन सब वाइटल ऑर्गन्स पे नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो सिग्निफिकेंट टॉक्सिसिटी होगी। ठीक है, तो प्रोटीन टारगेटेड फंक्शनिंग ऑफ नॉर्मल सेल्स शुड बी एलुसिडेटेड बिफोर द अटेम्प्ट। और नॉर्मल सेल की फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ ट्यूमर सेल की फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द अप्रोप्रिएट बायोमार्कर्स फॉर द टारगेटेड थेरेपी। और ये भी इम्पॉर्टेंट बात है कि अब ये पर्टिकुलर टारगेट जो हम दे रहे हैं वो हमें इस कैंसर में देना है कि नहीं, उसको इवैल्यूएट करने के लिए एक बायोमार्कर होना चाहिए। जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर में HER2 पॉजिटिव का एक बायोमार्कर है। हम हर ब्रेस्ट कैंसर में HER2 ट्रांसफ्यूजमेब नहीं देते, उसमें ही देते हैं जिसमें HER2 पॉजिटिव है। तो एक बायोमार्कर होना चाहिए जिससे हम ये चूज कर पाए कि हमको इस पेशेंट को ये टारगेटेड थेरेपी देनी है। तो ये सब इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं जो हमें बताएगा कि हमें टारगेटेड थेरेपी देनी है। तो अब ये स्मॉल रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर्स जो रहते हैं ये कैसे काम करते हैं। एक हमने स्मॉल रिसेप्टर पे दिया, टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर दिया, वो जाके ATP की साइट पे बाइंड करेगा, मे बी एक्टिव और इनएक्टिव जो भी उसको करना होगा उस टाइम वो करेगा। ठीक है, यूजली ये जो होते हैं मोर देन 1 काइनेज पे जाके चिपकते हैं, बट डिग्री ऑफ सिलेक्टिविटी वेरीज। और इनकी इम्पॉर्टेंस अच्छी है कि इनको हम IV नहीं ओरल ट्रीटमेंट से ही काम देता है। हाफ लाइफ अलाउड डेली और BD डोजिंग के हिसाब से हम ओरल ट्रीटमेंट दे सकते हैं। टॉक्सिसिटीज़ बहुत एक्सेप्टेबल होती हैं, तो थेरापेटिक इंडेक्स बहुत अच्छा होता है। कीमोथेरेपी का नैरो थेरापेटिक इंडेक्स होता है।
और मोस्ट ऑफ देम आर मेटाबोलाइज्ड बाय साइटोक्रोम P450 सबस्ट्रेट। दिख रहा है? हेलो, हाँ दिख रहा है। ठीक है। P450 से मेटाबोलाइज होते हैं, उनके ड्रग इंट्रैक्शन एंड फार्माकोजेनोमिक्स इज इम्पॉर्टेंट। और मोस्टली देखा गया है कि स्किन टॉक्सिसिटी करवाते हैं विद EGFR इनहिबिटर्स। तो परहैप्स मोस्ट अट्रैक्टिव वेल स्टडी टारगेट ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स जो है उनको हम टायरोसिन काइनेसेस बोलते हैं। दीज रिसेप्टर्स आर ऑफन ओवर एक्सप्रेस इन द मैलिग्नेंट सेल्स, इसलिए जब हम इनको इनहिबिट करने की एंटीबॉडीज देते हैं, और मेन है कि ये सेल सरफेस से प्रेजेंट कर होते हैं, तो जैसे ही हमारा मॉलिक्यूल ब्लड में गया या एब्जॉर्ब हो गया तो सेल सरफेस तक पहुंचने के लिए उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, जाके तुरंत चिपक जाते हैं। पर अगर वही मॉलिक्यूल हम DNA RNA और अंदर के लिए बनाएंगे तो हमको और मेहनत करनी पड़ेगी उसके एब्जॉर्प्शन की। तो इसलिए जो टायरोसिन काइनेसेस हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, क्योंकि इनके ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स उनके सरफेस पे ही होते हैं। ठीक है, तो ग्रोथ फैक्टर्स नॉर्मली बाइंड टू दीज रिसेप्टर्स ऑन द ट्यूमर सेल एंड प्रमोट द ट्यूमर मेटास्टेटिक पोटेंशियल। तो हम इनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना देंगे, थायरोसिन काइनेस इनहिबिटर्स बना देंगे जो ऐसे काम करेगा, ATP बाइंडिंग साइट पे जाके काम करेगा, सिलेक्शन वेरीज होगा और फॉस्फोराइलेशन और एंटी फॉस्फोराइलेशन कराएगा। तो इसके जो डाउन स्ट्रीम पाथवेज होते हैं इस पे ये मेनली काम करता है। तो हमको पता ही है कि RAS और PI3 के ये मेन पाथवेज होते हैं। तो इस पाथवे को पढ़ना कि एक ये सेल मेम्ब्रेन है, उसमें एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन में EGFR रिसेप्टर है, इंट्रासेलुलर डोमेन में रिसेप्टर्स हैं। तो एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन में काम करता है सिटुक्सीमैब, इंट्रासेलुलर में काम करता है जेफ्टोनिब अर्लोटिनिब, और यहाँ से डाउन स्ट्रीम पाथवे में जाके RAS, RAF, MEK, मैप काइनेस। तो हर स्टेप के इनहिबिटर्स हैं, RAS इनहिबिटर, फार्नेसिल ट्रांसफरेज इनहिबिटर, RAF इनहिबिटर, सोराफिनिब, MEK इनहिबिटर, MEK काइनेज इनहिबिटर। ठीक है, और ये दूसरा पाथवे जो RAS के पैरेलली एक्टिवेट होता है PI3 AKT पाथवे, ये mTOR से कनेक्टेड होता है, तो यहाँ पे mTOR इनहिबिटर्स। तो ये एक डायग्राम हम बना देंगे टू शो द एग्जाम्पल हाउ टारगेटेड थेरेपी वर्क्स। ठीक है, फिर इसके अलावा तुमको जो भी अगर तुम्हारा आंसर 5 मार्क्स का या 10 मार्क का मान लो आ गया तो इतना तुमने एक्सप्लेन कर दिया, 5 मार्क्स में इतना लिखोगे तो चल जाएगा। अब 10 मार्क्स का अगर मान लो ये क्वेश्चन आ गया, सिर्फ टारगेटेड थेरेपी बतानी है 10 मार्क में, देन यू टेक ऑल ऑर्गन्स, जहाँ जहाँ पे तुमको जो टारगेटेड थेरेपी याद है वो लिख दो। ठीक है, तो हेड टू टो में जहाँ जहाँ टारगेटेड थेरेपी जो भी तुमने यूज़ की है या पता है वो सब उसमें मेंशन कर दो। अब ये याद रखो कि टारगेटेड थेरेपी इज़ डिफरेंट फ्रॉम इम्यूनोथेरेपी। तो इम्यूनोथेरेपी में PD1, PDL1 और CTLA4 इनहिबिटर्स, ये वाले ड्रग्स को छोड़ के तुमको जो भी चीज़ें याद आती हैं अगेंस्ट एंटीबॉडी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, टारगेट, वो सब टारगेटेड थेरेपीज होती है। तो बस ये 3 चीज़ें नहीं लिखनी है, PDL1, PD1 एंड CTLA4 इनहिबिटर। इसके अलावा एवरीथिंग यू कैन राइट इन द टारगेटेड थेरेपी। तो हमने पढ़ा कि ये मैंने NCCN से लिया है कि एडवांस और मेटास्टेटिक कैंसर हुआ तो उसमें 2 टाइप के कैंसर हो सकते हैं, एडिनोकार्सिनोमा या स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। तो एडिनोकार्सिनोमा में EGFR, ALK, KRAS, ROS, BRAF, MET ये सब म्यूटेशंस हमको करवानी है, एंड PD-L1 भी टेस्टिंग करनी है। PD-L1 टेस्टिंग को हमें इस टारगेटेड थेरेपी में नहीं लिखना है, जब इम्यूनोथेरेपी की बात आएगी तब हम ये लिखेंगे। ठीक है, तो EGFR, ALK, ROS, BRAF, NTRK, METX-E4, RET, ERBB2, तो जो कैटेगरी 1 वाले हैं वो तो सब में कराने हैं, दैट इज EGFR एंड ALK। इसके बाद इसके अगेंस्ट फर्स्ट लाइन एंटीबॉडीज जो है वो थोड़ी बहुत याद कर लो, जो EXR एक्सॉन 19 और 21 है उसमें एफार्टिनिब, अर्लोटिनिब, जेफ्टिनिब, ओसिमर्टिनिब। ठीक है, इसके बाद सेम EGFR इसके लिए भी है। फिर एक ये नई चीज़ आई थी, EGFR एक्सॉन 20 इंसर्शन म्यूटेशन,
20 वाले का जब भी बात आए तो इसमें एक नई ड्रग आई है, दैट इज एमीवेंटेमैब। एमीवेंटेमैब इसको कार्बोप्लेटिनम एमिट्रिक्सेट के साथ देना है फॉर नॉन स्क्वैमस, तो एमीवेंटेमैब। ठीक है। के रास में सोटोरास, इस रास है तो इसमें इसके दोनों ड्रग्स में रास है, सोटोरासिब एंड अडग्रासिब, तो रास में रास है। एल्क रीअरेंजमेंट एलेक्टिनिब, ब्रिगाटिनिब, सेरेटिनिब, क्राइजोटिनिब, ये सब फर्स्ट लाइन है, तो ए बी सी याद रखो। अल्क में ए बी सी है, एलेक्टिनिब, ब्रिगाटिनिब, सेरोटिनिब, क्राइजोटिनिब, लोराटिनिब भूल जाओ तो भूल जाओ, तो ए बी सी याद रखो। फिर रॉस 1 रीअरेंजमेंट में भी सेरेटिनिब, क्राइजोटिनिब, एंट्रेटिनिब। ठीक है। तो ब्राफ हमको पता ही है, ब्राफ पे ब्राफ होता है, तो डेब्राफिनिब एंड ट्रेमेटिनिब, एंकोराफिनिब, राफ में राफ है, रॉस में रॉस है, ऐसे याद रखो। डेब्राफिनिब, वेमुराफिनिब। एंटी आरके इनहिबिटर लैंड्रोटेनिब, एंट्रेक्टिनिब एंड रेपोट्रेक्टिनिब। ठीक है, इतना बहुत है। अब HER2 म्यूटेशन भी इसमें आ गई, हमने अच्छी बात है, HER2 तो हमको हमेशा ही याद रहता है, ट्रांसटूसोमैब, एडोट्रांसटूसोमैब, तो इतना बहुत है। ये मैंने आगे के लिए लिख दिया, इफ इम्यूनोथेरेपी की भी बात आ जाए तो कब PD-L1 इनहिबिटर्स देने हैं, कब नहीं देने हैं, तो इसमें भी आंसर कवर हो जाएगा। ठीक है। यस। अगर टारगेट नहीं मिला तो। फिर किडनी में कब देना है हमको टारगेटेड थेरेपी, तो हमको ये देखना होता है कि MSK-CC के हिसाब से हम रिस्क प्रोग्नोस्टिकेट करते हैं या फिर IMDC के हिसाब से रिस्क प्रोग्नोस्टिकेट करते हैं, उसमें हाई रिस्क है कि लो रिस्क है, उसके हिसाब से उन्होंने थेरेपीज चेंज की है। तो जब भी किडनी के बारे में टारगेटेड थेरेपी लिखोगे है, 2 या 3 मार्क का क्वेश्चन आया है, तो ये रिस्क असेसमेंट मॉडल लिख देना उसमें। ठीक है। तो प्रोग्नोस्टिक स्कोर क्या होता है, इंटरवल फ्रॉम द डायग्नोसिस द ट्रीटमेंट लेस देन 1 ईयर, कर्नोप्सी स्कोर लेस देन 80%, सीरम LDH ग्रेटर देन 1.5 टाइम्स ऑफ अपर लिमिट, करेक्टेड कैल्शियम ग्रेटर देन अपर लिमिट, सीरम हीमोग्लोबिन लेस देन लोअर लिमिट ऑफ नॉर्मल। तो ये सब प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स हैं, इसके हिसाब से हमको हाई रिस्क एंड लो रिस्क। तो लो रिस्क में कोई प्रोग्नोस्टिक फैक्टर नहीं होगा, पुअर रिस्क में 3 और मोर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स होंगे। सेम विथ ये इंटरनल मेटास्टेटिक रीनल कैंसर डेटाबेस सिस्टम IMDC क्राइटेरिया, इसमें और इसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है, उसमें हीमोग्लोबिन लेते हैं, इसमें भी हीमोग्लोबिन लेते हैं, पर इसमें न्यूट्रोफिल्स एंड प्लेटलेट्स लेते हैं और LDH नहीं होता है। ठीक है। इसमें 3 और मोर इसमें भी है, इसमें 3 to 6 प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स है और 1 to 2 वही सेम है। तो अब इसमें तो पेमरोलिजुमैब और ये सब मोनोक्लोनल है एंटीबॉडीज, तो अभी देख लो एक्सिटिनिब, पेमरोलिजुमैब, निवोलुमैब, तो अब इसमें कॉम्बिनेशन में देते हैं, इसमें इंडिपेंडेंट नहीं देते हैं। तो अब ऐसा नहीं कर सकते कि आप सेपरेट लिखोगे कि सिर्फ हम इसमें यही बताएंगे, तो ये याद रखो, मैंने सबकी फेवरेबल मतलब प्रिफर्ड रेजिमेंट, फर्स्ट लाइन रेजिमेंट, कैटेगरी 1 लिख देना। फेवरेबल में एक्सिटिनिब, पेमरोलिजुमैब, कैबोसिटिनिब एंड निवोलुमैब, लैनवार्टिनिब एंड पेमरोलिजुमैब। इसके बाद पुअर और इंटरमीडिएट में एक्सिटिनिब, पेमरोलिजुमैब, कैबोसिटिनिब, निवोलुमैब सेम ही है, एक आध बस एक चेंज हुआ है, डेट इज लैनवार्टिनिब, पेमरोलिजुमैब भी इसमें कैटेगरी 1 है, उसमें भी कैटेगरी 1 है। एक और इपीलिमुमैब एंड निवोलुमैब इसमें कैटेगरी 1 है, ऊपर में नहीं था वो। ठीक है, तो हो गया। बाकी VHL जीन के बारे में थोड़ा लिख सकते हो किडनी के बारे में, तो VHL जीन का म्यूटेशन होता है, तो उसमें हम VEGF इनहिबिटर्स एंड VEGF रिसेप्टर इनहिबिटर या फिर VEGF इनहिबिटर, दोनों चीज़ों का अलग अलग होता है। रिसेप्टर का नाम रामुसिरुमैब है और रिसेप्टर में अपन VEGF तो बेवासिजुमैब वगैरह भी दे सकते हैं, तो वो VHL जीन से रिलेटेड हो जाएगा।